आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को दुबग्गा व सैरपुर क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चलाया है। इस दौरान लगभग 87 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 8 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। एलडीओ उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देशन में यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन 4 और एवं जोन 7 की टीम ने की है। प्रवर्तन जोन 7 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि दिलीप मिश्रा, बाबूलाल, सईद मोइनुद्दीन और साथ ही दस्यू कुमार व अन्य द्वारा दुबग्गा के जिल्हापुर मौरा में 4 अलग अलग स्थानों पर लगभग 82 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लॉटिंग का कार्य करते हुए अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थी। एलडीए से लेआउट स्वीकृत कराए बिना की जा रही इन चारों अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर अभियान चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। और साथ ही प्रवर्तन जोन 4 के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि अमित सिंह, नीरू सिंह और पर्वत कुमार, उदयराज यादव, साथ ही मेसर्स नीलकंठ प्रॉपर्टी व अन्य द्वारा सैरपुर के पश्चिम गांव में 4 अलग अलग स्थानों पर लगभग 5 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था। प्राधिकरण ने तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए बिना की जा रही इन चारों अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। खबर रामनगर से है, जहां मंगलवार को संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पूछड़ी समेत वन ग्रामों के लोगों ने जुलूस निकालकर वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लोगों ने बैठक में जा रहे डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के वाहन को रोककर नारेबाजी कर धरने पर बैठ गए। लोगों ने रानीखेत रोड से जुलूस निकालते हुए तराई पश्चिम वन प्रभाग के डीएफओ कार्यालय की ओर जाने लगे और इस दौरान डीएफओ प्रकाश चंद्र का वाहन रोककर नारेबाजी की गई, जिससे डीएफओ को गाड़ी बैक कर कार्यालय में वापस आना पड़ा। धरना स्थल पर हुए सभा में वक्ताओं ने कहा कि तराई पश्चिम वन प्रभाग के अधिकारियों ने हाईकोर्ट व वन अधिकार कानून 2006 का उल्लंघन कर रहे हैं और साथ ही स्टे वाले परिवार के घरों पर भी बुलडोजर चलाया गया है। उन्होंने पूछड़ी में बेघर किए ग्रामीणों को पुनर्वास करने व सभी वन ग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग की है। हमारी मांग तो एक ही है कि जो जहाँ पर रह रहा है उसको वहाँ पर मालिकाना हक दिया जाए और बहुत ज़रूरी है तो तभी जाकर हटाया जाए, लेकिन उससे पहले पुनर्वास नीति लागू की जाए, उनका पुनर्वास किया जाए। और यही हम दुर्भाग्य है कि एक तरफ अनिल बलूनी लगातार बयान दे रहे हैं, भाजपा के लोग वहाँ पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर जिनको छत आज भी नहीं है, जो टेंटों में रह रहे हैं, उनकी न तो शासन प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई, न तो सरकार के लोगों के द्वारा व्यवस्था की गई है और लगातार डर का माहौल बनाया जा रहा है। टुकड़े टुकड़ों में लोगों को नोटिस बांटे जा रहे हैं, जिससे लोगों में बहुत आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, डर भी है, भय भी है। तो हमारी मांग तो यही है कि यदि सांसद अनिल बलूनी वास्तव में, और विधायक जी के पास भी गए थे, जो हमको बताया गया कि विधायक ने कहा कि 2 महीने तक कुछ नहीं होगा, ये जो लोग गए थे, तो विधायक हमारा कहना है विधायक गुमराह कर रहे हैं। इसलिए गुमराह कर रहे हैं कि जो कोर्ट को जो उनको हटाना था उनको हटा दिया और जो स्टे है उनको हटा नहीं सकते जब तक खारिज नहीं किया जा सकता, और जिन लोगों को नोटिस दिए हैं उनको भी पूरी प्रक्रिया पालन करने में 4 से 6 महीने लगेंगे। इसलिए विधायक हों, सांसद हों, सरकार हो, प्रशासन हो और उनके जो एजेंट हैं वो लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारी रामनगर की जनता से भी अपील है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नगर पालिका से जुड़े हुए लोग हैं, जो ब्लॉक से प्रतिनिधि हैं, जो जिला पंचायत के हैं, उन सभी लोगों से, सामाजिक संगठनों से है कि ये रामनगर के अस्तित्व का सवाल है, यहाँ के हजारों लोगों के जीवन का सवाल है। सबको एकजुट होकर के आना चाहिए और भेदभाव के तहत काम नहीं होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले शासन प्रशासन द्वारा और वन विभाग द्वारा पुछड़ी में घर तोड़े गए और उनके घरों को उजाड़ा गया। वहाँ के लोगों का स्टे भी आया हुआ था। जब वहाँ पे लोगों ने अपना स्टे दिखाया तो पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज किया, उनके साथ बदतमीजी पेश करी। तो उस बदतमीजी पेश करके लोगों को मतलब काफ़ी एक उनके अंदर गुस्सा है
लोगों में काफ़ी हुआ है, जो कि वहाँ के लोग जो है सड़कों पे रह रहे हैं, कोई किराए पे रह रहे हैं, कोई पन्नी डाल के आ रहे हैं। और इसी सरकार के लोग, कभी इनके कोई नेता चले जा रहे हैं गांव में एक राशन बांटने के लिए जा रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, इन लोगों को एक मजबूर कर रहे हैं। लेकिन जो आज हमारी रैली है, हम सरकार से, वन विभाग से ये कहना चाहते हैं, जो आपका बुलडोजर राज है, या तो आप इसको वापस लीजिए। अगर आपने ये बुलडोजर राज अपना वापस नहीं लिया, अभी तो हम इतने कम लोग यहाँ पे उभरे हैं, और आने वाले में हम जो डेफो अपने कार्यालय में बैठा है, हम महिलाएं उसका आना जाना, उसकी सारे रास्ते पर रोक लगा देंगे और डेफो को बाहर निकलने से मजबूर कर देंगे। और ये हमारे आगे आंदोलन की और आगे तेज आएगी। खबर जसपुर से है, जहां जसपुर में 3-4 दिन पूर्व जसपुर नगर के जसपुर भूतपुरी मार्ग में नगर पालिका की भूमि पर जबरन भूमि कब्जाने के मामले में जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने जसपुर पालिका चेयरमैन नौशाद सिद्दीकी एवं पालिका सभासदों के साथ जसपुर के टीआरसी परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जसपुर क्षेत्र में भाजपा नेता पर दबंगई के साथ पालिका की सरकारी भूमि पर जबरन भूमि कब्जाने के मामले में विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए पालिका प्रशासन के मना करने के बाद भी दिन ढलने के बाद उक्त जमीन पर फायरिंग कर पालिका कर्मियों को धमकाकर भगाने की वीडियो वायरल हुई है। जसपुर विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि फायरिंग की आवाज साफ सुनाई दे रही है, वहां से भाजपा नेता की दबंगई की आवाज भी वीडियो में आ रही है। जसपुर पुलिस प्रशासन ने फायरिंग का मुकदमा तो दर्ज किया है, वहीं अज्ञात के नाम पर इस पर भी विधायक ने सबलिया निशान लगाया है। और साथ ही उधर पत्रकारों से रूबरू होते हुए पालिका अध्यक्ष नौशाद सिद्दीकी ने पालिका के कर्मचारियों व अधिकारियों की भूमिका पर संदेह व्यक्त करते हुए भाजपा नेताओं से के हसमाजस को भी आरोप लगाते हुए उक्त भूमि पर रोडवेज बस स्टैंड बनाने वाली बात कही है। उस व्यक्ति ने उनकी जमीन, ऐसा नहीं उनकी जमीन नहीं है, 33 नंबर में इनकी जमीन है, लेकिन यहाँ पे नहीं। इस जमीन की कीमत पर उस जमीन की कीमत मानता है नहीं, इससे है ये जमीन कीमती है, वो रिहायशी, ये कॉमर्शियल। इन्होंने अपने बल पे एक रजिस्ट्री करा दी पायल पति आकाश को, एक करा दी बबीता को, एक चंद्रपाल, एक नरेश को, एक आशीष को, ये रजिस्ट्री करा दी। और भी है, मतलब ये तो मुझे मिल ये रवि कुमार, रवि प्रधान रजिस्ट्री करा दी इनको, और इनमें चौहद्दी लिख दी नगर पालिका की जमीन। अच्छा, जो खेल है वो ये है, नगर पालिका की जमीन की चौहद्दी लिख दी जाती है और रजिस्ट्री का उसके उनका कब्जा कहीं हो रहा है, इनका कब्जा कहीं हो रहा है। जो व्यक्ति कब्जा दिलाता है उस व्यक्ति का इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। नंबर उसी जमीन से मिलता हुआ नंबर है, कब्जा सरकारी जमीन पर कब्जा देते हैं, और सनी का इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है ना। इसके मैंने क्या बताया, इसमें प्रताप सिंह का नाम है, एक इसमें तरुण कुमार का नाम है, इसमें रवि कुमार का नाम है। इन्होंने इनमें बात दायर करा, यही मुकदमा लड़े इन्होंने आज तक। ये सर मैं क्या ना जमीन के मामले की जानकारी मुझे पूरी नहीं है, वो हमारे ये जानते साहब भाई हमारे जो चेयरमैन साहब, मुझे उसकी जानकारी पूरी नहीं है, कागजों की जानकारी मुझे पूरी नहीं है, लेकिन सब होने के नाते जो मेरे साथ हो रहा है मैं वो बता सकती हूँ। जी क्या हुआ? देखिए हमारे साथ जो है यो का जो व्यवहार है बिल्कुल गलत है। उसके तो पता नहीं नजर में हम सब मानते ही नहीं, बट खास करके मुझे तो बिल्कुल नहीं मानता, और वो तो मानता नहीं। अब हम मेरे पास सोनू आई, हमारे मेंबर पति हैं वार्ड नंबर 9 के, वो मेरे पास आते हैं कल शाम। आने के बाद में कहते हैं आंटी तुम सनी से मिल लीजिए, सनी हमसे मिलना जरूर चाहता है। मैंने कहा भाई क्या बात है, मैं क्यों मिल लूँ? वो हम उन्हें मिलना है तो मेरे घर आए, मैं यहाँ बात करूँगी। मैं बोले कि मेरे घर बात करूँ, मैं आपके घर जाके बात नहीं करूँगी। तो बोले कि ठीक है, एकदम वो सनी का फोन लगा देते हैं, सनी का वो मेरे हाथ में दे देते हैं कि संजय। तो मैंने कहा भी क्या था, पहले बोले कह रहे हैं सोनू कि हम वोट बना रहे हैं अपना। फिर सोनू सनी ने फोन को बात करी, आंटी आप मुझसे नाराज़ हो? मैंने कहा भैया मैं तुमसे नाराज़ क्यों होंगी, मैं तो आपका बेटा, मैं क्या आप मेरे बेटे ही बराबर। लेकिन भैया मेरी गलती क्या है, क्योंकि हम बोले कि उस दिन रात आप में आई, भाई पायल के नाम से रजिस्ट्री है और वहाँ पर जो भी हो रहा है वो आपका तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है, हम आपका नाम क्यों ले रहे हैं? लेकिन आप बात आप कर रहे हो
कह रहे हैं नगर पालिका में आप वोट बनाइए, आप हेड रहेंगी और मेरे जो आप कहेंगी वो नगर पालिका कहेंगी। शासन मेरा है, प्रशासन मेरा है, सब कुछ मेरा है। श्री प्रधान ने मुझसे कहा। अच्छा, तो मैंने कहा शासन तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा है, तो वो मोर कौन लगाएगा वहाँ पर तो शहर चेयरमैन ही लगाएंगे, नगर पालिका में तो आप नहीं लगा सकते कि बोर्ड की आप हेड देंगे। मैं किसकी हेड दूंगी? जब मेंबर तुमने कौन रखा है तो मुझे क्यों बनाना चाहते हो हेड? भाई तुम्हारे चाचा हेड बने हुए इस समय, तो उन्हें बनाइए, आप मुझे हेड क्या बना रहे हो? आपको क्या लगता है कि किस वजह से आपको ये प्रलोभन दिया जा रहा है? प्रलोभन नहीं दिया जा रहा। मैं एक वो हूँ, महिला हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ कि मुझे लगा है कि ऐसी महिला है ये हमारी तरफ आ जाए। मैं सच्चाई की तरफ जाती हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे उसमें सनी हो, चाहे नौसाद भाई हो या आदित्य चौहान भाई हो। मेरा किसी भी निस्वार्थ है, मेरा किसी से भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन गलत चीज़ मुझे किसी की बर्दाश्त नहीं है। जिस तरीके से कब्जा करा जा रहा था, जो कब्जा किया जा रहा है वो विरोध हम क्यों नहीं होंगे? हमारी नगर पालिका की जमीन छीन रही है, उसके विरुद्ध हम क्यों नहीं हो खड़े होंगे? जहाँ हमारे आदेश भाई हैं वहाँ खड़े हैं तो सच्चाई के साथ तो खड़े होंगे। हमारे नौसाद भाई में खड़े तो सच्चाई के साथ तो होंगे। जब उनके सभासद खड़े तो हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे। आम जनता के साथ तो या दूसरी पार्टी में हम जाके कैसे खड़े हैं? लेकिन हमारे मेंबर पति हैं वो हमें गाली दे रहे हैं हमारे सामने। एक मतलब यो के सामने हमें गाली दी जा रही है, ये हमें धमकी दी जा रही है, तुमने माँ का दूध पिया तो आके दिखाओ, तुमने ये क्या हो, तुम माँ का दूध पिया। आपको क्या पैसों का भी प्रलोभन दिया गया है? मुझे पैसों का नहीं दिया जा रहा, आप आओ और बताओ, हम हर तरह से आपके साथ हैं और आप बता दो। और सोनू जो मेंबर पति हैं उन्होंने मुझसे कहा आप गोविंदा जाकिर और मैं चारों होंगे, कोई नहीं होगा, तो सनी से बात करेंगे और जो भी लेने देने के बाद तो चारों की हो जाएगी, आप किसी को नहीं बताएंगे। तो मैं यह किसी के साथ गलत नहीं करती हूँ, मैं सच्चाई के साथ हूँ। आज भी खड़ी हूँ, कल भी खड़ी हूँ। अरे भाई बहुत हो गया, बस चल। हमारे सभासद भी हैं, क्योंकि 2 सभासद हमारे हो जाते हैं, पीछे खड़े हैं। जो लोग चाहते हैं कि नगर पालिका की जमीन पर कोई कब्जा ना हो, क्योंकि इनको चिंता है नगर पालिका की। और नगर पालिका के एक परिवार है, प्रताप सिंह पुत्र जगत सिंह, तरुण कुमार पुत्र करण सिंह, रवि कुमार पुत्र बलराम सिंह। इन्होंने इस जमीन पर दावा किया। सबसे पहले जब दावा किया इन्होंने 25/4/97 को, और जिसमें एक आदेश हो जाता है जो हमारे तत्कालीन एसडीएम थे उस टाइम मुकेश कुमार मिश्रा ने, कि 27/7/98 को हस्ताक्षरित दिनांक कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया जाता है। तो उसके इनके बाद को खारिज कर देते हैं और वो नगर पालिका की जमीन को बताते हैं, क्योंकि सब पढ़ूंगा तो आपको टाइम लगेगा। ये उनका आदेश है, ठीक है। फिर इस आदेश के खिलाफ ये जाते हैं आयुक्त। आयुक्त का आदेश होता है 17/5/99। पहला आदेश जो एसडीएम का होता है 1998 में, दूसरा कमिश्नर का आदेश लगभग 1 साल बाद 17/5/99 को निस्तारित होता है। वो कहते हैं कि ये जमीन नगर पालिका की, ये वर्ग 4 की जमीन है, सरकारी भूखंड है, ये किसी के नाम नहीं हो सकता। फिर ये इस आदेश के बाद जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इनके एप्लीकेशन निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय निस्तारण करते हैं 23/7/19 को, और उच्च न्यायालय कहते हैं कि आप निचली अदालत में जाए, निचली कोर्ट। उन्होंने फिर क्या, इन्होंने उसका आदेश को किया परिषद, रायस परिषद होता है, उसमें रायस परिषद का आदेश आता है 23/2/24 को कि ये सरकारी भूखंड है, इसको आपके नाम नहीं किया जा सकता, ये नगर पालिका की जमीन है, उसका स्वामित्व नगर पालिका का होगा। उसके बाद एसडीएम आदेश करते हैं तहसीलदार को इन जमीन की पैमाइश के लिए 23/12/24 23/12/24 को आदेश होता है, और उस आदेश के बाद इसकी नपाई होती है, और नपाई होने के बाद ये जमीन मौके पर कब्जा दिला दिया जाता है नगर पालिका। नगर पालिका इस पर काबिज है। अब ये इसकी पैमाइश जो करते हुए हमारे उस टाइम के तत्कालीन सब अधिकारी वर्ग, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को देते रायस निरीक्षक कि हम मौके पे गए, हमने नगर पालिका को कब्जा दिला दिया। ये इनका लेटर चिट्ठी है, ये कौन सी तारीख की? 10/1/24 की। और ये इसमें कब्जे का एक नजरी नक्शा साथ में देते हैं। ये नजरी नक्शा
कि इतने गुणे इतने मीटर जमीन भूतपुरी रोड पे नगर पालिका, तब से काबिज है नगर पालिका, मौके पे इनका कब्जा है। अब होता क्या है, जिन्होंने ये जमीन जिनके नाम थी, उन्हें एक भूमाफिया गाँव या बीजेपी का तथाकथित नेता जिला पंचायत सदस्य सनी, उसने इनसे मिला रवि कुमार से, और रवि कुमार की ज़मीन उसी नंबर में 33 नंबर में है, उनसे रजिस्ट्री कराता है, लेकिन उसकी जो चौहद्दी है वो लिखवा देता है नगर पालिका की ज़मीन, जो इन कागजों को मैंने आपको दिया। उसी को लेकर उसने प्लान बनाया, और जिससे भी बात था कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वो शनिवार के दिन छुट्टी थी, अगले दिन रविवार था, इसने शनिवार के दिन ये काम किया। मुझे तत्कालीन जो एक फंक्शन में हमारे चेयरमैन मिले और इन्होंने मुझसे कहा कि जिला नगर पालिका की जमीन पर कब्जा हो रहा है, और मैंने ईओ को भी कहा, तो मैंने भी ईओ को बोला भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। दोपहर में जाके लगभग जो भी टाइम रहा होगा उस कब्जे को रोक दिया गया और नगर पालिका ने अपने कब्जे में लिया। लेकिन रात को दोबारा से वो सनी अपने कुछ लोगों को लेकर आता है और वहाँ फायर करता है, जिसमें 4 फायर हैं, जिसकी क्लिपिंग हमने दिखा दी। उसके साथ जो लोग थे उसमें नगर पालिका के बाद में वहाँ से ईओ और हमारे 2 कर्मचारी और वहाँ से चले जाते हैं फायर होने के बाद। हमारे शहर की जमीन है लगभग 9 बीघा, तो हम सामाजिक के हिसाब से इसमें बोर्ड मीटिंग में ला गई था रोड में खड्डे को बनाने की हमारी नगर पालिका की इच्छा, पूरे बोर्ड की इच्छा यही है, और हमारे जो शहर की पब्लिक है उसकी भी इच्छा यही है कि इसमें रोड में खड्डा बनाया जाए, क्योंकि जिसको हमारे रोड में खड्डा नहीं है। लेकिन कुछ वो वहाँ के लोग इसे समझाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होगा। जो स्कूल में अभी जो हमें बताया हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उस बारे में उनसे बात करेंगे। कभी अगर ऐसा हुआ तो तुमने पूरी बताया, जो भी उनका निर्णय होगा वो हम आपको फिर दोबारा बताएंगे। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कथोनी ग्राम पास के खेत किनारे एक बगीचे में करीब 3 माह के अज्ञात शिशु का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गया। बता दें, स्थानीय लोग मंगलवार की सुबह खेत की ओर जाने से क्रम में ग्रामीणों ने बगीचे में पड़े शिशु को देखा है, और साथ ही जिसके बाद इसकी सूचना गाँव में तेजी से फैल गई। कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, और साथ ही ग्रामीणों ने कथा अनुसार शिशु का शव सोमवार की देर रात्रि वहां पड़ा प्रतीत होता, ऐसा कहा है। घटना को लेकर गांव में दबी जुबान से तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई इसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बता रहा, तो कोई कई की जुबान पर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। पुलिस के पहुंचने के बाद ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा सकेगा और मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। सहरसा जिले के पतरघट अंचल कार्यालय में मंगलवार के दिन विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां धबौली दक्षिणी पंचायत में कार्यरत राजस्व कर्मी राहुल कुमार को 5,000 रुपए के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, वहीं पीड़ित राम बहादुर सिंह ने पिता स्वर्गीय रामजी प्रसाद सिंह ने बताया कि खाता संख्या एवं नाम सुधार करने के लिए दस्तावेज दिए गए थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर सरकार के आदेशानुसार शिविर लगाकर जमीन संबंधी मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया गया था। हम उसी समय सारा कागजात दे दिए थे, लेकिन राजस्व कर्मचारी द्वारा खाता सुधार करने को लेकर 5,000 रुपए की मांग की जा रही थी। और इस दौरान उन्होंने विजिलेंस डीएसपी मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में राजस्व कर्मचारी राहुल कुमार को 5,000 रुपए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हालांकि राजस्व कर्मचारी विजिलेंस टीम को देखकर भागने लगे, जिसे देख कर वहां धर दबोचा गया। उन्हें विजिलेंस के इस कार्रवाई से पूरे अंचल में हड़कंप मचा हुआ है। जी बोलिए। तो 29/70 उनका डेथ सर्टिफिकेट है, विद्यालय में शिक्षक थे। यही लोग आदमी को बकरी बना करके इधर से उधर रात दिन लोग यही काम कर रहे हैं, सबको खाली ठगने में लगा रहता है। तो क्या करेंगे, बाद होकर कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसके बाद जो है आप विजिलेंस टीम को आवेदन वहाँ बोले इसको देते थे, तब ठग गए, अब जाते हैं गुरु जी के पास।
इसका डॉक्टर इलाज करा देते हैं। अब तो कार्रवाई हो गई। अब तो हो गया, अब अपना समझे, अब देगा ना जवाब, कहा ऐसा करता था इतना दिन से। पंचायत के राज्य कर्मचारी थे, उनको 5,000 रुपये घूस लेते हुए पकड़ा गया है। ये परिवादी श्री रण बहादुर सिंह से उनके ज़मीन के परिमार्जन के लिए 5,000 की घूस की मांग कर रहे थे, जिसके लिए इन्होंने 4 दिसंबर को एप्लीकेशन दिया था नगर थाना में। उसका सत्यापन कराया गया और सत्यापन उपरांत आज उनको 5,000 रुपये लेते हुए और आगे कार्रवाई के लिए हम लोग इसके लिए। जी सर, किस पोस्ट पर हैं सर आप? मैं DSP नीतीश कुमार, नगर निगम। नगर निगम शाहजहांपुर में आज मेरा शहर मेरा घर अभियान के अंतर्गत जन सुनवाई दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा ने नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और इसके निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इस कार्यक्रम में नागरिकों ने साफ सफाई, शुद्ध पेयजल, स्ट्रीट लाइट, नाले निर्माण और कर विभाग से संबंधित अपनी शिकायतों की प्रस्तुति की है और साथ ही कुल 5 शिकायतें आई, जिनमें से एक का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। नगर आयुक्त ने कहा कि सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस कार्यक्रम में अपर नगर आयुक्त SK सिंह और साथ ही संयुक्त नगर आयुक्त संगीता कुमारी, सहायक नगर आयुक्त राजकुमार गुप्ता एवं तरुण प्रताप सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, महाप्रबंधक जल विजय नारायण मौर्य और साथ ही अधिशासी अभियंता सिविल दीपक कुमार गुप्ता सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस पहल के माध्यम से नगर निगम का उद्देश्य है कि नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाए और नगरवासियों के जीवन स्तर में सुधार भी किया जा सके। खबर चंदौली से है, जहां सैयद राजा थाना क्षेत्र में चोरी के दौरान आपको बता दें कि किशोर की हत्या के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। पेशी के दौरान दरोगा की पिस्टल छीनकर भागा अभियुक्त और पुलिस पर फायरिंग करते हुए हाईवे की ओर भागने की कोशिश। सैयद राजा व चंदौली पुलिस की संयुक्त घेराबंदी, जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में पुलिस वाहन, क्षतिग्रस्त पुलिसकर्मी घायल अभियुक्त व पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती है और साथ ही भारतमाला हाईवे सेरुका गांव के पास की घटना पूरी बताई जा रही। आज दिनांक 16/12/2025 को थाना सैयद राजा में पंजीकृत अभियोग संख्या 370/25 से संबंधित अभियुक्त नौहर मुसहर को गिरफ्तारी के पश्चात माननीय न्यायालय ले जाया जा रहा था। इसी दौरान हाईवे पर जाम का लाभ उठा करके वो संबंधित दरोगा जी के सर्विस रिवॉल्वर को छीन करके फरार होने का प्रयास करने लगा। तत्काल अन्य पुलिस टीमों को सूचना दी गई, जिसमें थाना प्रभारी चंदौली एवं सैयद राजा मौके पर पहुंचे और अभियुक्त की एक बार फिर से घेराबंदी करके की गई और उसके दाहिने पैर में गोली लगी। तत्काल उसको चिकित्सा हेतु अस्पताल भिजवाया गया। इस मुठभेड़ के क्रम में थाना प्रभारी चंदौली के वाहन को क्षति पहुंची और कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। खबर सीतापुर से है, जहां गोली मार के युवक की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुकान बंद करके घर जा रहे डेयरी संचालक राहुल यादव को आरोपियों ने मारी थी रंजिश के चलते गोली। इलाज के दौरान घायल राहुल की हुई थी दर्दनाक मौत। परिजनों की तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा। जनपद के सिधौली इलाके का पूरा मामला। लखनऊ में उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। इनका कहना है कि वहां इससे पहले भी अपनी मांगों को देखकर परिवहन मंत्री दयाशंकर के यहां ज्ञापन दिया था, उन्होंने आज तक उसके ज्ञापन को संज्ञान में नहीं लिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मंत्री दयाशंकर के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि यह दयाशंकर मंत्री को अपने जिले से ही नहीं फुर्सत मिलती है और वहां अपने जिलों को बिजी रहते हैं, इसीलिए वह हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और
भी हम लोग इनके अन्य अधिकारियों से अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देता। इसलिए आज हम लोग परेशान होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और अब हम तभी धरना समाप्त करेंगे जब हमारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि यदि वह अपनी गाड़ी से कभी भी सामान लोड कर ले जाते हैं, चेकिंग अधिकारियों के द्वारा ओवरलोड के नाम पर उन्हें परेशान किया जाता है। ऐसी कई समस्या हैं। आज उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर सहयोग कल्याण समिति के द्वारा इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया जाए, इसका क्या उद्देश्य है? आगे करो आइडिया। इसका उद्देश्य जो हमारा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना, क्योंकि हम लोग सभी को ज्ञापन देके थक चुके हैं और हमारा आखिरी वही सहारा बचा है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि परिवहन मंत्री जी हमारी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको फुर्सत मिल नहीं पा रही हमारे कार्यक्रम की, न हमारे ज्ञापन की, न हमारे लिए लोगों की। उनको जो है बलिया से फुर्सत नहीं मिल रही है। तो जो 30/7/2020 मोटर अधिनियम कानून बनाया है, हम लोग उसकी बदलाव के लिए कम से कम 1 साल से लगे हैं कि इसको बदलाव हो, वो भी नहीं बदल रहा। एक सरकार का और नया थोपा आ गया है, ATS के नाम पे इन्होंने प्राइवेट सेंटर खोल दिया है, सारे लमसम संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चालू हो जाएगा धीरे धीरे करके। जो फिटनेस हम लोग 1000 रुपए कराते थे, वो फिटनेस का खर्चा लगा है दलाल के माध्यम से। तो वही बात को हम लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि हम लोग गरीब के मसीहा हैं, तो आप प्राइवेट दे करके और हम लोग की उगाही बढ़ा रहे हैं। इससे पहले भी आप लोग उनके यहाँ गए थे, परिवहन मंत्री के यहाँ, उसके बाद कोई क्या किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया आपके? कोई अधिकारी संज्ञान नहीं लेता। यहाँ तक का हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को दे चुके हैं, माननीय मंत्री जी को दे चुके हैं, मगर कोई क्या संज्ञान नहीं हो रहा। यहाँ तक ये होता है कि कागज हमारा जाता है, उसको बत्ते खाते में डाल दिया जाता है, इसे पड़ा रहता है। अब धरने के माध्यम से क्या करेंगे? धरने के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जब तक ज्ञापन नहीं होगा तब तक हम लोग हिलेंगे नहीं, चाहे वो आज हो चाहे 1 महीने तक हो, हम लोग धरने में तब तक बैठे रहेंगे। बिल्कुल आज से लेके हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं सुनेंगे और हमारी समस्या का हल नहीं बताएंगे, आश्वासन नहीं देंगे। अब शाहबाद क्षेत्र के मधुरमा होटल के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब शाहजहांपुर जनपद के खुटार से रेता उतारकर हरदोई की ओर लौट रहे डंपर की ईंटों से भरकर ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर हो गई। आपको बता दें, हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान रितेश पुत्र मोहन थाना शाहबाद, रोहित पुत्र विश्वनाथ निवासी सूरतपुर थाना शोरमऊ और साथ ही सेवाराम पुत्र राजू तथा जीत राम पुत्र सोनपाल निवासी लक्ष्मणपुर थाना शोरमऊ के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि घटना की सूचना देने के बावजूद पुलिस करीब आधा घंटा बाद मौके पर पहुंची। इस दौरान घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया। घटना के बाद ईंट भट्टा मालिक पर डंपर चालक रिंकू मिश्रा के साथ मारपीट करने और जबरन अपनी कार में बैठा कर ले जाने के आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ में ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज अपने निवास स्थल पर एक प्रेस वार्ता कर आयोजन किया। आपको बता दें, वहीं प्रेस वार्ता कर कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरीब लाचार बुजुर्गों महिलाओं के लिए सघन कंबल वितरण और साथ ही अस्पताल में व्हीलचेयर, कान की मशीन व आंखों की जांच और चश्मे महाअभियान का प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह अभियान पिछले 8 वर्षों से चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि वह एक बड़ी खेप लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेचर देने जा रही है। साथ ही बताया कि इन लोग शीतलहर आते ही उनके कार्यकर्ता रातों रात निकलकर रातों में ठंड लगने वाले गरीब मजदूर लोगों को कंबल देते हैं। यह अभी आज से शुरू हो गया है। इस संदर्भ में हो रहा है, मीडिया से कुछ बताइए। देखिए, ममता चैरिटी ट्रस्ट जब शीतलहर आती है तो कंबल वितरण करता है और इस बार भी हम लोग कंबल वितरण करने जा रहे हैं और ये हम लोग ने टारगेट लिया। 1 लाख कंबल आ गए हैं। 1 लाख कंबल पूरे 110 वार्ड सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर ऐसे जनपदों में, बाराबंकी, उन्नाव में सब में जगह जाने का कंबल योजना भी बन गई है। कौन कहाँ पे बटेगा और कहाँ कार्यक्रम होगा उसकी भी योजना बन गई। इसके साथ साथ हम लोग ने व्हील चेयर, कान वाली मशीन और स्ट्रेचर और जो टाई साइकिल होती है ये भी, लेकिन जो हॉस्पिटल में हम देने जा रहे हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल में खेप देने जा रहे हैं, व्हील चेयर का देने जा रहे हैं
और स्ट्रेचर देने जा रहे हैं। जहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेडिकल कॉलेज में भी देख रहा हूँ कि स्ट्रेचर पे ही इलाज हो रहा है, तो उसका भी व्यवस्था करने के स्ट्रेचर ज़्यादा से ज़्यादा देने का हर हॉस्पिटल में हम लोग ने किया। लेकिन ममता चैरिटी ट्रस्ट ने ये टारगेट लिया है कि पिछली बार भी हम लोग ने ये 8 साल से लगातार हम लोग का कंबल वितरण चल रहा है। और जब शीतलहर आती है तो ममता चैरिटी के वॉलंटियर सड़कों पे जाते हैं, रात में कंबल उड़ाने का काम करते हैं, बड़े बड़े कैंप लगा के आयोजन करते हैं। जिनको विकलांगों के पास साइकिल नहीं होती उनको ट्राईसाइकिल देने का काम करते हैं, व्हील चेयर जिनको चाहिए व्हील चेयर देने का काम करते हैं, और कान वाली मशीन देने का काम करते हैं। और 1 लाख चश्मे का टेस्ट कराने के बाद उनको चश्मा देने का काम करेंगे। पिछली बार भी जितने मोतियाबिंद के ऑपरेशन थे, अभी हम लोग मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन कराने की योजना बना दिए थे। लोक बंधु में सारी व्यवस्था चल रही है। लेकिन जो चीज़ अगर नहीं है, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बहुत बड़ी खेप में देने जा रहे हैं। ये हमारा अभियान चलेगा। जब तक जाड़ा रहेगा तब तक हम लोग ममता चैरिटी ट्रस्ट वॉलंटियर सड़कों पे रहेगा। और ये बहुत हमारा काम जो है नर सेवा नारायण सेवा का मूल मंत्र लेके ममता चैरिटी ट्रस्ट कर चलिए। और ये कंबल वितरण महाअभियान लेके हम लोग पिछले 8 वर्ष से चल रहे हैं। ये वर्ष 9वां वर्ष होगा। और हमने कहा है कि लखनऊ में कोई जाड़े में ठिठुरेगा नहीं, ममता की छाया उस पर कंबल पड़ेगी। सर लखनऊ में किस जगह से शुरुआत होगी वितरण की? देखिए वितरण की रोज हमारी ये नहीं कि शीतलहर चल रही। आज भी हम सुबह रात में निकले थे कि कंबल उड़ा के आए कई जगह, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जाड़े में। लेकिन हमने यहाँ पे तय किया ऐसे 45 पॉइंट तय किए जहाँ पे ममता चैरिटी ट्रस्ट का बड़े कार्यक्रम होंगे, जहाँ पे हम लोग 2000-2500 कंबल वितरण करेंगे। वहीं पे व्हील चेयर देंगे, वहीं ट्राईसाइकिल देंगे, वहीं पे स्टिक देंगे बुजुर्गों के लिए। ये सारे काम करेंगे। चश्मा वितरण करेंगे, कैंप लगाने जा रहे हैं चश्मे का। ये बड़ा काम हमारा ममता चैरिटी ट्रस्ट का आयोजन हर साल की तरह फिर ये आयोजन होगा। क्या तारीख से लगने जा रहा है? ये आज से ही हमारा अभियान चालू हो गया है। कल परसों में फिर से कंबल का वितरण है और लगातार फजुल्लागंज में कई जगह कंबल वितरण का काम चालू हो जा रहा। सीतापुर के हॉस्पिटलों में हम स्ट्रेचर और व्हील चेयर देने जा रहे हैं। लखनऊ के जितने हॉस्पिटल है उसमें भी व्हील चेयर और स्ट्रेचर देने जा रहे हैं। ये काम ममता चैरिटी ट्रस्ट जो वॉलंटियर है बहुत अच्छा काम मेरा कर रहे हैं। और जिस तरह से ममता चैरिटी ट्रस्ट से नर सेवा नारायण सेवा का मूल मंत्र लेके जा रही है, आज पूरे देश में ममता चैरिटी ट्रस्ट का नाम है। खबर वाराणसी से है, जहां दशाश्वमेध घाट पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल के माध्यम से तथा अन्य वैधानिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए दर्शनार्थियों और पर्यटक के गुम हुए कुल 18 अदद मोबाइल बरामद किए हैं। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस उपायुक्त जोन काशी महोदय के आदेश के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस आयुक्त जोन काशी महोदय व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध महोदय के कुशल निर्देशन में तथा थाना क्षेत्र थाना अध्यक्ष दशाश्वमेध कमिश्नरेट वाराणसी की टीम द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2025 को CEIR पोर्टल तथा अन्य वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए कुल 18 अदद मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को थाना स्थानीय पर बुलाकर सुपुर्द किया गया है। क्या घटना हुआ था आपके साथ? घटना ऐसी हुई थी कि अपन आए थे 22 अक्टूबर 2025 को यहाँ दर्शन करने काशी विश्वनाथ जी का। तो गंगा नहाने के दौरान उसमें मेरा फ़ोन और गाड़ी की चाबी चोरी हो गया था। उसमें अपना गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस भी था। तो आज तो फ़ोन मेरा मिल गया है सर लोगों की मेहनत से। तो आपको क्या यहाँ से थाने से फ़ोन गया था क्या? हाँ, थाने से फ़ोन आया था। SI साहब विजय सिंह सर हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था। अच्छा, तो आप क्या खुश हैं वाराणसी पुलिस कमिश्नर? जी हाँ, जी जी। क्या कहना चाहते हैं? सबको धन्यवाद है, तहे दिल से धन्यवाद है। तो आपको फ़ोन मिल गया? जी हाँ। सर, आज आपके द्वारा किस तरह का लोगों को मोबाइल दिया गया है, कितनी खुशी की बात थी? ये दशाश्वमेध पुलिस के द्वारा जो है देव दिवाली और दिवाली और विशेषकर जो गंगा आरती के समय विभिन्न जो श्रद्धालु आते हैं उनके खोए हुए मोबाइल थे और आज 18 मोबाइल को विभिन्न श्रद्धालुओं को दिया गया है। ये विभिन्न राज्यों और जनपदों से आए हुए थे। जो हमारा एक CEIR पोर्टल है उसके माध्यम से इनके जो खोए हुए मोबाइल थे उनको ट्रैक किया गया और ट्रैक करने के बाद जो संबंधित ऑनर थे उनसे संपर्क कर उनको आज ये हैंडओवर किए गए। तो सर, इसमें कौन कौन टीम लगी थी? इसमें जो हमारी साइबर जो थाने की साइबर सेल है, जो साइबर के प्रभारी हैं और संबंधित जो चौकी इंचार्ज हैं उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की गई, इसको ट्रैक किया गया और उसके बाद रिकवर करते हुए आज उनको हैंडओवर किया गया है। जी, अपना नाम परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम अरुण शर्मा है। मैं
यूपी के श्रावस्ती में एक बार फिर खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सरकार के दावों के उलट जमीनी हकीकत में सहकारिता समितियों की मनमानी किसानों पर भारी पड़ रही है। कटरा कल्याणपुर की बी-पैक सहकारी समिति पर खाद की ओवर रेटिंग, कालाबाजारी और किसानों से दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं। ये तस्वीर श्रावस्ती की कटरा कल्याणपुरी की है, जहां किसानों का आरोप है कि समिति पर खाद मौजूद न होने के बावजूद उन्हें नहीं दी जा रही। आपको बता दें 266 रुपए प्रति बोरी वाली खाद 275 रुपए में बेची जा रही है और साथ ही समिति पर खाद मौजूद होने के बावजूद भी उन्हें नहीं दी जा रही। खाद मांगने पर किसानों के साथ अभद्रता की जाती है और कई किसानों को भगा दिया जाता है। किसानों ने समिति के सचिव माधव यादव पर गंभीर आरोप लगाए। कहा जा रहा है कि स्थानीय किसानों को खाद नहीं मिल रही है, जबकि खास और बाहरी लोगों को 10-10 बोरी दी जा रही है। आरोप है कि 100 बोरी खाद इकोना बाजार से भरकर 500 रुपए प्रति बोरी कालाबाजारी की जा रही है। श्रावस्ती से सामने ये तस्वीर व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों पर कब और क्या कार्रवाई करता है। दुकान हम दिखा सकते हैं किस दुकान में रखा हुआ है। हम सुबह गए आज कि हमको एक बोरी दे दिया जाए, उनके लड़का से फहीम से, तो कहे 500 रुपया दे दिए। तो हम कहें 100 बोरी माल ला है, 500 रुपया ले हो, तीने से ले लो, कहीं नहीं मिलेगा, जाइए जहाँ लेना है तहाँ ले लो। तो यादव जी ने हमसे कहा कि कटरा लाइन लगाइए, चलिए कल। तो हम यहाँ लाइन लगाए, यहाँ भी नहीं दिए। यहाँ भी वहाँ के आदमी आए, घोटाला करके लेकर चले गए, हम वैसे खड़े हैं। हम मनोज दुबे मंडल अध्यक्ष से फ़ोन करवाए, बात करवाए, तब भी नहीं दिए। और निकलवाई 270 रुपया पर बोरी। 270 बोरी दिन है, 530 रुपया दिन है बस। जनपद महोबा में पनवाड़ी विकासखंड के भुजपुरा प्राथमिक विद्यालय में तैनात एक शिक्षा मित्र ने एसआईआर कार्यालय के अत्यधिक दबाव के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शिक्षा मित्र खलक सिंह राजपूत ने लिखित रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए को अपना इस्तीफा भेजा है और खलक सिंह राजपूत ने बताया कि वह 26 सितंबर 2002 को भुजपुरा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्त थे। वह शिक्षण कार्य पूरी लगन और समर्पण के साथ करते थे और अपने विद्यालय की ड्यूटी समय पर पूरी करते थे, लेकिन बीते समय में उन्हें एसआईआर कार्य की भारी जिम्मेदारी दी गई है, जो उनके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से कठिन साबित हुई है। उन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता है, जबकि एसआईआर की ऑनलाइन फीडिंग में मोबाइल की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि इस कार्य का इतना दबाव था कि उन्हें रात में ठीक से नींद नहीं आती थी और उनका दिमाग हमेशा तनाव में रहता था। मोबाइल पर लगातार आदेश फोन आते रहते थे, जिससे मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उन्होंने बीआरसी कार्यालय में कहा कि यह समस्या बताई जा रही है कि उनके विद्यालय में अन्य योग शिक्षक हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाए। बावजूद इसके उनकी ड्यूटी हटाई नहीं गई और खलक सिंह ने आगे कहा कि इस कार्य के चलते वह अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे। उनके बच्चे और पत्नी परेशान थे, पत्नी की तबीयत भी बिगड़ी थी और उनका इलाज कराया गया। खेती का काम भी नहीं कर पा रहे थे, जबकि उनका मानदेय केवल 10,000 रुपए है। इस मानसिक दबाव और व्यक्तिगत परेशानियों के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। वहीं इस मामले को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा ने कहा कि अभी उन्हें किसी प्रकार का कोई इस्तीफा नहीं मिला है। सोशल मीडिया में गलत तरीके से उनके पत्र को प्रचारित किया जा रहा है, क्योंकि बीएलओ ड्यूटी का कार्य 100% कार्य हो चुका है। उनके द्वारा जो इस्तीफा दिया गया है ऐसे स्वीकार नहीं होता है और उसके पत्र में कोई विशेष कारण भी नहीं है। अभी जैसा कि हमें भी आप ही लोगों से पता चला है, हमारे पनवाड़ी ब्लॉक के एक शिक्षा मित्र हैं खलक सिंह जी, उन्होंने इस्तीफे का एक लेटर भेजा है अभी औपचारिक रूप से, और तो कोई विशेष बात है नहीं। हाँ, हालांकि कुछ अवांछित तत्व हैं, वो सोशल मीडिया में तरह-तरह के प्रचारित कर रहे हैं कि
बीएलओ ड्यूटी, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, ऐसा कोई वजह नहीं है, चूंकि बीएलओ ड्यूटी का 100% काम महोबा जनपद में हो चुका है। चूंकि सोशल मीडिया है, किसी भी चीज को बड़े तड़क भड़क मसाला लगा के प्रेस करने की आदत है। गालिब का एक शेर है, बहुत अच्छा शेर है कि मन बहलाने को गालिब ये भी ख्याल अच्छा है। तो ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने कि इस्तीफे के लिए एक लेटर लिखा है, इस्तीफा ऐसे स्वीकार भी नहीं होता। अभी उनकी सुनवाई होगी, पूछा जाएगा। इस्तीफे में उन्होंने ऐसा कोई कारण भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा है मैं अपने विशिष्ट कारणों की मतलब विशिष्ट कारण कई तरह के हो सकते हैं, अभी कोई इस तरह की बात स्पष्ट नहीं है। और जहाँ तक एसआईआर के दबाव की बात है, ऐसी कोई वजह नहीं, क्योंकि महोबा जनपद अपना एसआईआर का 100% काम सुनिश्चित कर चुका है। हाँ, हमारी कुछ बीएलएच के साथ बैठक होनी है, उसमें भी केवल बीएलओ का रोल होता है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ये सोशल मीडिया में गलत तरीके से प्रचारित किया गया है। उन्होंने कहा इस्तीफा देना चाहता हूँ, अपनी इच्छा प्रकट की है। हो सकता है वो मुझसे प्रोसेस पूछना चाहते हैं, जो भी हो, उन्होंने इच्छा प्रकट की, इस्तीफा दिया नहीं। गलत रूप से इस चीज को प्रचारित किया जा रहा है कुछ अवांछित तत्वों द्वारा, बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं। समस्या ये है कि बीएलओ के कार्य में ड्यूटी लगी हुई है, ठीक, मैं उस काम को करने में अक्षम हूँ, क्योंकि मुझे मोबाइल नहीं चलाते बनता है। तो मैंने बीआरसी जा करके सभी लोगों को इनको बताया, अवगत कराया कि मुझे मोबाइल चलाना नहीं बनता है, तो इसलिए मेरी ड्यूटी हटा करके किसी और की लगाई जाए। एक दक्ष अध्यापक है मेरे विद्यालय में। सर, एसआईआर का मानसिक दबाव रहा है, ऊपर प्रेशर रहा, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा। इसके बाद में मैं अपने बच्चों को भी नहीं देख पाया। 40 दिन मुझे गांव में रहते इसी गांव में हो गए हैं, और उनकी फीस की व्यवस्था जो है तो वो नहीं कर पाया। बच्चे भी अपसेट टाइप के हो गए हैं, बच्चे भी हो गए अपसेट, छोटा बच्चा तो ज़्यादा अपसेट हो गया, पत्नी भी अपसेट है। इसके बाद में मैंने आकर के यहाँ उसका पत्नी का इलाज भी करवाया, उसका बीपी बहुत हाई हो गया था। किस तरह का दबाव है, कौन दबाव दे रहा था? ये सर एसआईआर का दबाव रहा है, ये मानसिक पीड़ित ज़्यादा हो गए, सभी लोग हो गए जी। कौन अधिकारी बार बार कह रहा था कि जल्दी काम करें, किस तरह का दबाव आ रहा था? सर ये तो नहीं पता चलता था, उसमें तो फोन आते थे पूरे दिन, जी सर काम और नहीं कर पाता था, जी सर करता रहा। ये प्राथमिक विद्यालय भुजपुरा में तैनात हैं शिक्षा मित्र के पद पर, और एसआईआर के चलते बहुत अधिक लोड होने के कारण वो अपने मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, और मेरे छोटा भाई और मम्मी भी परेशान है। सभी लोग अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। और क्या कारण रहा कि पिताजी ने इस्तीफा दे दिया? क्यों दे दिया इस्तीफा? क्या परेशानी हुई? सर, एसआईआर के कारण काम ज़्यादा होने के कारण वो उन्हें तथा अधिकारियों के महोबा मुख्यालय में हिंदुओं के स्वाभिमान और साथ ही सम्मान को लेकर शिव शक्ति अखाड़ा के प्रमुख महंत मधुराम शरण महाराज के नेतृत्व में संशंत्र सन्यात्री पदयात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि पदयात्रा का शुभारंभ मुख्यालय स्थित परशुराम मंदिर से किया गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः परशुराम मंदिर में समाप्त हुई। आपको बता दें कि शहर में निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। प्रतिभागियों ने हाथों में फरसा, लाठी और तलवार लेकर सशस्त्र शक्ति का प्रदर्शन किया है और पदयात्रा शहर के प्रमुख चौराहों से गुजरते हुए अखाड़े के अनुशासन और संगठन शक्ति का परिचय देती रही। महंत मधुराम शरण महाराज ने बताया कि यह पदयात्रा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सशस्त्र प्रदर्शन के बाद महोबा जिले में आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश के 140 ब्लॉकों में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पदयात्रा आयोजित की जा चुकी है। महंत ने बताया कि अखाड़े से जुड़े 21 अलग अलग जातियों के 30 सन्यासी इस प्रवास में शामिल है।
जो हिंदुओं को संगठन और जागरूक करने के लिए यहां पहल कर रहे हैं। पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकजुटता, सांस्कृतिक चेतना और हिंदू स्वाभिमान का संदेश फैलाना है। यात्रा में शामिल सन्यासी और साथ ही साधु संत अपने अनुशासन और संगठन कौशल के जरिए लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान स्थानीय नागरिकों ने भी इसमें भाग लिया और इससे उत्साहपूर्वक देखा है। महंत मधुराम शरण महाराज ने आगे बताया कि इस प्रकार की पदयात्राएं समाज में एकजुटता और संस्कृति चेतना को मजबूत करने के साथ साथ अनुशासन, साहस और संगठन की भावना को भी संदेश देती है। क्योंकि शिव शक्ति अखाड़ा के सन्यासी हैं और ये सन्यासी सारे सशस्त्र संन्यास हम लोगों ने लिया है। 21 जातियों के 30 नौजवानों ने सशस्त्र संन्यास लेकर हिंदुओं को सशधारी बनाने का संकल्प लेकर ये यात्रा 22 अक्टूबर 2024 को कानपुर से प्रारंभ हुई थी। 15 जिलों में होकर ये महोबा जिले में प्रवेश किया है। हमारा उद्देश्य है कि हिंदू जो आज नाच रहा है, ऐसे नचैया हिंदू को लड़ैया हिंदू बनाना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह हमारे धार्मिक आयोजनों पर, धार्मिक यात्राओं पर विधर्मी बाधाएं डालता है, वो केवल इसलिए डालता है कि हिंदू नशे में नाचता है। तो हमारा उद्देश्य है वो जो नचैया हिंदू है वो लड़ैया हिंदू हो जाएगा, तो इस प्रकार की बाधाएं स्वतः खत्म हो जाएंगी। कहाँ से कहाँ तक अब आगे बढ़ेगी यात्रा? कानपुर से शुरू हुई है और ये यात्रा पूरे देश के हर ब्लॉक में हम जाने वाले हैं। अभी हमारे 140 ब्लॉक हो चुके हैं, ये 141वां ब्लॉक है महोबा नगर का। अभी महोबा जिले के सभी ब्लॉकों में हम लोग यात्रा करेंगे। गांव-गांव में सन्यासी जाकर जागरण करेंगे, हिंदू नौजवानों से नशा मुक्त रहने का, साहसी और सशधारी बनने का आग्रह करेंगे। महोबा जनपद में विकलांग कल्याण समिति के बैनर तले दिव्यांग जनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। समिति के प्रांतीय अध्यक्ष मुकेश कुमार भारती के नेतृत्व में दिव्यांग जन सदर तहसील पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित 34 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है। इस दौरान दिव्यांगजनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो 20 दिसंबर से सदर तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि ज्ञापन में दिव्यांग, विधवा और साथ ही वृद्धजनों की पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने, दिव्यांगों को ब्याज रहित 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने, निःशुल्क रेल यात्रा के लिए यूनिक कार्ड जारी करने और साथ ही रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांग डिब्बे की सूचना पहल देने तथा विविधता और साथ ही ब्याज रहित ऋण देने की मांग प्रमुख से उठाई गई है। आपको बता दें इसके साथ ही दिव्यांग कल्याण समिति कार्यालय पर रैन बसेरे के लिए भी भूमि उपलब्ध कराने और साथ ही कुष्ठ रोग ग्रसित दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने और बिजली पानी के लिए बिल माफ किए जाने की मांग की गई है। दिव्यांग जनों ने आयुष्मान कार्ड, आवास, अन्योदय और साथ ही अन्य राशन कार्ड और जिला दिव्यांग बंधु समिति में समिति के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाए जाने की मांग की है। इसके अलावा समिति का कहना है कि पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को मर्सी ग्राउंड पर तत्काल नियुक्ति दी जाए और जिससे आत्महत्या
जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। दिव्यांगजनों ने साफ कहा है कि यदि शासन और प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। सर, विकलांग लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, क्या इनकी मांगे हैं और क्या आपके द्वारा आश्वासन? देखिए, दिव्यांगजन आए थे। दिव्यांगजन की मांग है कि पेंशन थोड़ा विलंब से आता है और इसी तरह की अन्य भी कई मांगे हैं, तो उनकी मांग को उचित फोरम पर भेज करके और अधिक से अधिक उनकी समस्याओं का निदान कराया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक जिलाधिकारी महोदय जी के लिखित दिया है कि 20 तारीख तक हमारी अगर मांगें पूरी नहीं की गई तो 20 तारीख के बाद 20 तारीख के अंदर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 20 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन करेंगे। क्योंकि हम लोग 1 साल से बराबर सरकार के कर्मचारी अधिकारियों पर ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन में कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है किसी भी प्रकार का, जैसे कि हमारी 5,000 पेंशन की जाए और जैसे कि अंत्योदय कार्ड बनाए जाएं, विकलांग विधवाओं के आवास बनाए जाएं, विकलांग विधवाओं के लोन की व्यवस्था, ऋण की व्यवस्था की जाए, ये भी व्यवस्था नहीं है। अन्य कई मांगों को लेके हम लोग 1 साल से परेशान हैं और सरकार के कर्मचारियों को ये हम सूचना के तहत आज हम अवगत करवा दिया है पूरे प्रशासन को कि भाई हमारी मांगें 20 तक पूरी नहीं की जाती तो 20 तारीख को हम लोग धरना के लिए तैयार हो जाएंगे अनिश्चितकालीन। हम प्रशासन से बहुत और शासन से मांगते मांगते थक चुके हैं और ऐसे अभी करंट में हम उदाहरण बताएं टीवी चैनल के माध्यम से कि जो पेंशन 1,000 आ रही है, हम कहते हैं 33 रुपया जो हमें एक दिन का पड़ रहा है। हम कहते हैं किसी भी सरकारी कर्मचारी और विधायक सांसद किसी भी का उठा के देख लीजिए 33 रुपया किसी का नहीं होगा। जो हम लोग 33 रुपया में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, विकलांग वृद्ध विधवा। तो हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी मांगों पर विचार किया जाए। अगर गंभीर विचार नहीं किया जाता, नहीं मानी जाती तो 20 के तारीख को तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना तो होना है। जैसे कि 1,000 पेंशन मिल रही है, ऐसे हमारे विकलांग हैं, विधवा हैं, वृद्ध हैं जो 1,000 की पेंशन से भरण पोषण कर रहे हैं। अभी हमारे पास प्रारूप भी है, जैसे कबरई के बलदेव हमारे विकलांग भाई हैं, एक टाइम का भोजन नसीब नहीं होता है कभी कभी। हम सरकार से ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी सर्वे की जाए, ये राशन कार्ड बनाने लायक हैं या नहीं, आवास देने लायक हैं कि नहीं है। पन्नी डाल के वो हमारे विकलांग भाई, ऐसे कई जिले में उदाहरण हैं हमारे पास, ऐसा नहीं कि उदाहरण ना हो हमारे पास। आश्वासन दिया है कि जो जिले लेवल की मांग है वो पूरी की जाएंगी, बशर्ते हमें नहीं दिख रहा है। जब 1 साल में नहीं दिखा तो 4 दिन में 3 दिन में क्या मांगे पूरी। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर मंगलवार शाम महोबा पहुंचे। उनके आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद मंत्री राठौर ने विरमा भवन में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई अहम बैठकें की। बैठक में नगर विकास से जुड़ी योजनाओं, कार्य की प्रगति और जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। यही नहीं, सपा पर जातिवाद और परिवारवाद का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि मंत्री राकेश राठौर ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ भी अलग से बैठक कर संगठनात्मक मुद्दों पर संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले कार्यकर्ताओं को शिकायत रहती थी कि उनकी समस्या सुनी नहीं जा रही, लेकिन अब अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच गंभीरता से सुने, उनकी समस्याओं को और उसका त्वरित समाधान करें। और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार और संगठन मिलकर कार्यकर्ताओं के सम्मान और समस्याओं के समाधान और उसके लिए प्रतिबद्धता है। और साथ ही बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी को लेकर भी मंत्री राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी जो भी नया करती है होता है और साथ ही उन्होंने कहा कि वह सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, जो आने वाले चुनाव में साफ नजर आएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में यह कभी तय नहीं होता है कि कौन कहां तक पहुंचेगा, किसी और साथ ही चर्चा किसी और की होती है और सामने कोई और आता है। यही पार्टी की विशेषता है। मंत्री ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया है कि प्रदेश में माहौल पूरी तरह भाजपा के पक्ष में और पार्टी तीसरी बार भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।
हमारी बैठक हुई है और बैठक में जो हमारी कार्यकर्ता का मनोबल बढ़े और हमारे कार्यकर्ता की जो सुने, यही है हमारे जो मंत्र हैं। हमारे अधिकारी भी जो भी है वो भी जो हमारे कार्यकर्ता की समस्या का समाधान, जो भी समस्या होती है वो सुनते भी है। वो कहा भी पिछली बार ऐसे हुआ था कि कार्यकर्ता हमारे थोड़ा कमजोर थे, परेशान थे कि काम नहीं होता था, लेकिन अभी बैठाया सबको तो वो सब लोग भी कहें कि अब अधिकारी हमारे सुनते हैं, काम करते हैं। अब प्रदेश को नया क्या क्या किस तरह से देखते हैं, कितनी उत्सुकता थी इस बात को लेकर और अब क्या होने वाला है और क्या भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी महाराज के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भी होता है नया होता है, ऊर्जा बढ़ी और हमारे प्रदेश में जो था, जो लोगों का मनोबल टूटा हुआ था वो मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी किसको कहाँ पहुंचा दे। और चर्चा किसी और चलती थी, चर्चे में कोई और आया। यही भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मोदी जी की, माननीय योगी महाराज की सहयोग से जो पार्टी का सबका साथ सबका विकास, सब पे विश्वास करती है, इसीलिए हमारे कार्यकर्ता मेंटेन रहते हैं। जो भी कार्यकर्ता की समस्या होती है सब लोग सुनते भी, चाहे ऊपर भी हो चाहे नीचे। 2027 की तैयारी है। 2027 बहुत माहौल माहौल मतलब माहौल भी बढ़िया और सब कुछ सरकार तिबारा बनेगी उत्तर प्रदेश की, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की माननीय योगी महाराज, माननीय प्रधानमंत्री की नेतृत्व में बनी, ऐसे ही हमारी उत्तर प्रदेश में भारी मतों से हार, हमारे सहयोग से हमारे पूरे कार्यकर्ता का जो मनोबल बढ़ा है, तो उस हिसाब से पूरी तिबारा सरकार फिर बनेगी योगी महाराज की नेतृत्व में। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि अब पीडीएफ बहुत मजबूत करने वाले हैं, हमें अध्यक्ष से कोई दबाव नहीं पड़ता है। अब वो कहें कुछ भी कहें, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडे रखती है, अगर कहती है सबका साथ सबका विकास सब पे विश्वास, तो उसी आधार पे हमारी पार्टी जमीनी पे जो कार्यकर्ता है और जो ऊपर भी बैठा है, सब भेदभाव नहीं होता है। ये पार्टी का जो एजेंडा में होता है वो पूरा धरातल पे उतार के करती है। और उनकी सरकार, जब उसकी सरकार उनके लोग थे तो केवल 2 ही 3 लोग समाज के जानते थे, एक उनका परिवारवाद होता था, एक जातवाद होती थी। लेकिन यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी की और सही योगी जी महाराज के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे किसी जात का हो। अगर मिलती योजना अगर कोई चलती है तो धरातल पे सब समाज को मिलती है। यही माननीय महाराज की सरकार में यही दिखाई। खबर बदायूं से है, जहां उसावा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, FM हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने पहले सड़क किनारे खड़े बुलेरो को टक्कर मार दी और फिर मौके से भागने लगा। बुलेरो में टक्कर लगते देख बुलेट सवार 3 युवक ट्राले का पीछा करने लगे। शाहजहांपुर के कलान क्षेत्र की सीमा में पहुंचते ही ट्रैक्टर ट्राला चालक ने लापरवाही से बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में उदया नगला निवासी बंटू 25 वर्षीय और कासगंज जिले के नूरपुर निवासी दिनेश 25 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मनोज 28 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को जिला अस्पताल भिजवाया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। हादसे की खबर से मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस फायर और साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली की तलाश में जुटी है और आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है। खबर चंदौली से है, जहां पेशी के दौरान दरोगा की रिवॉल्वर छीनकर भागा आरोपी। सूचना के बाद 2 थानों की पुलिस ने मिलकर अभियुक्त को घेरा है। आपको बता दें, पुलिस से घिरा देख अभियुक्त ने पुलिस पर झोंका फायर। पुलिस ने जवाबी फायर में आरोपी निहोर मुसहर के पैर में लगी गोली। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए PHC में कराया भर्ती। अभियुक्त निहोर के ऊपर लूट, छिनौती, डकैती समेत 1 दर्जन गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त निहोर बिहार राज्य के कैमूर जिले का बताया जा रहा निवासी। अभियुक्त निहोर एक दिन पूर्व 4-5 लोगों के साथ दुधारी गांव में गया था चोरी करने। घर में चोरी करने के दौरान परिजनों की खुली थी नींद और घर में चोरी का विरोध करने पर चोरों ने 15 वर्ष के मोनू राम को भी मार दिया गोली। गोली लगने से मोनू राम की मौके पर ही मौत हो गई।
थाना चंदौसी जनपद संभल क्षेत्र अंतर्गत का मामला। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के सामने गिड़गिड़ाया था बदमाश। आपको बता दें, बोला सर यूपी पुलिस का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, भीख मांग लूंगा लेकिन चोरी नहीं करूंगा। संभल क्षेत्र का पूरा मामला। क्या पूरी जानकारी है सर? जनपद संभल में अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज शाम को थाना चंदौसी और अन्य जनपद के अन्य थानों को एक अलर्ट मिला कि कोतवाली संभल क्षेत्र से एक व्यक्ति है स्विफ्ट डिजायर चोरी करके भाग रहा था। दोपहर के बाद में सभी थानों का अलर्ट था। शाम को जब चेकिंग चल रही थी 5-5:30 बजे के आसपास आटा में चंदौसी पुलिस के द्वारा नाका लगाया गया। वहाँ पे जब इस व्यक्ति को रोका गया इस गाड़ी को, उससे पहले नाके की भनक लग के व्यक्ति अपनी गाड़ी छोड़ के भागने लगा। पुलिस के द्वारा जब इसका वापस पीछा किया गया, पुलिस पे इसने फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायर में इस व्यक्ति के पाँव में घुटने में गोली लगी है। बाद में पूछताछ में पता चला कि ये एक आकाश बाबू नाम का एक शातिर ऑटो लिफ्टर है, जो कि बदायूं, मुरादाबाद, संभल इन तीनों जनपदों से इसने अलग अलग समय पे पिछले 7-8 महीने से सक्रिय होके गाड़ी चोरी के कारनामे किए हैं। जनपद संभल से इसने बैजोई से 2 गाड़ियां चोरी की हैं, चंदौसी से पूर्व में 2 गाड़ी चोरी की और आज ये 5वीं जब गाड़ी चोरी करके जा रहा था तब इस व्यक्ति के साथ पुलिस मुठभेड़ में इसको गोली लगी है। इसका यहाँ पे इलाज चल रहा है। और यह किन लोगों को ये गाड़ी वगैरह सप्लाई करता था, पूर्व की गाड़ियों के क्या हालात हुए उसमें से पूछताछ करने में इसने बताया ये दिल्ली में इन गाड़ियों को चोरी करने के बाद में कबाड़ी में बेचता था। पुलिस के द्वारा उन सभी संभावित जगहों पे जहाँ जहाँ पे इसने गाड़ियाँ बेची है वहाँ पे भी तवीज़ दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन सभी गाड़ियों की भी रिकवरी है पुलिस के द्वारा वो जल्द की जाएगी। इससे क्या क्या बरामद हुआ है और इसके कुछ और भी साथी हैं क्या? इस व्यक्ति के पास से आज जो स्विफ्ट डिजायर इसने चोरी की थी वो बरामद हुई है। ये मारुति सुजुकी कंपनी की जितनी भी गाड़ियां हैं जिनमें चाबी लगती थी उन सबको चोरी करने का एक्सपर्ट था। और इस व्यक्ति के पास एक तमंचा, एक लाइव कार्ट्रिज और एक फायर्ड केस के साथ साथ कम से कम 15 से 20 अलग अलग चाबियां बरामद हुई है जो उस गाड़ी के अंदर इस व्यक्ति ने डाल रखी थी चालू करने के बाद में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस को जल्दी जो बाकी का जो ऑपरेशन है उसमें भी सफलता मिलेगी और जल्दी आपके साथ बाकी कोई अन्य साथी की भी जानकारी नहीं। ये अकेला जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप। दबंगों के दिन दहाड़े हमले में ही एक ही परिवार के 17 लोग घायल, वीडियो वायरल। आपको बता दें, घायलों ने पुलिस से 2 दिन पहले जान माल की सुरक्षा की लगाई थी गुहार। दबंगों का लाठी डंडे से लैस वीडियो भी हो रहा वायरल। अस्पताल में भर्ती घायलों में महिलाएं, बच्चे, किशोर और पुरुष भी शामिल है। घर में घुसकर बेरहमी से मारपीट की गई है। पीड़ित पक्ष के अनुसार न्यायालय के स्टे के बावजूद दबंग जमीन पर करना चाहते थे कब्जा और 2 दिन पहले घायल पक्ष कोतवाली शिकायत लेकर गया था, जहां वहां मौजूद इंस्पेक्टर ने अपशब्द कहकर बात को हल्के में लिया था, जिससे मनबढ़ दबंगों ने दिन दहाड़े अपने पड़ोसी और स्वजाति परिवार पर कर दिया लाठी डंडों से हमला। बेरहमी से पिटाई की है और भागकर लोगों ने बचाई जान। एसपी सिटी राकेश कुमार ने घटना की जानकारी दी है। आपको बता दें, गाजीपुर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पाकड़पुर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने दिन दहाड़े अपने ही पड़ोसियों पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया और इस खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 17 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे, किशोर और पुरुष भी शामिल हैं। पीड़ित पक्ष के अनुसार जमीनी विवाद न्यायालय में लंबित है और मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का स्पष्ट स्टे ऑर्डर भी पारित है। इसके बावजूद विपक्षी पक्ष जबरन कब्जा करना चाहते हैं। आरोप है कि 16 दिसंबर 2025 की सुबह दबंगों ने संगठित होकर अवैध असलहे, फरसा, रम्मा, दाव, वार, टांगी और लाठी डंडों से लैस होकर घर में घुसकर हमला कर दिया है। महिलाओं और साथ ही लड़कियों से छेड़छाड़ का भी आरोप है, जिससे परिवार की महिलाएं किसी तरह कमरों में बंद होकर अपनी जान और इज्जत बचा सकी। और साथ ही इमरजेंसी में भर्ती घायल आरती यादव ने घटना को याद करते हुए बताया कि हम लोग घर के अंदर थे, तभी दर्जनों लोग लाठी डंडा लेकर घुस आए, सिर पर वार कर दिया, खून बहने लगा, बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। अभिषेक यादव घायल ने कहा कि हम जम स्टूडेंट हैं और साथ ही कोतवाली में पहले ही शिकायत की थी। अगर पुलिस समय पर सुन लेती तो आज ये हालात नहीं होते। घायल शुभम सिंह यादव ने बताया कि खतरे का आभास था, हम लोग कोतवाली गए लेकिन वहां पर दरोगा जी ने कहा कि डर लग रहा है तो कोतवाली में ही रहे और हमने काफी कहा लेकिन कुछ हेल्प नहीं हो सकी और आज विपक्षी लोग बड़ी संख्या में हथियार बंद होकर आए और हमला कर दिया।
मामले पर एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि थाना कोतवाली क्षेत्र के पाकड़पुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। 2 दिन पूर्व भी इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जाँच की जा रही है। दोषी आगे उसके खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर परिचय हो जाए आपका। मेरा नाम डॉक्टर शुभम शर्मा है। सर कुछ लोग घायल अवस्था में हॉस्पिटल आए थे, किस तरह का चोट लगी थी क्या बताएंगे? टोटल 17 लोग आए थे। उनका उपचार करके उनको भर्ती करा दिया गया, जो कि सबका कंडीशन सही स्टेबल है। किस तरह की चोटें हैं सर? उनके सर में, हाथ में, सब जगह चोटें आई है। टोटल 17 लोग आए हैं। कुछ लोगों को रेफर भी किया गया है? अभी किसी को रेफर नहीं गया, सब स्टेबल है। स्टेबल है। क्या मामला था सर? ये इनका मारपीट का मामला था। हाँ, पाकड़पुर गांव के रहने वाले ये सब। ठीक सर। सर सदर कोतवाली क्षेत्र के पाकड़पुर गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। 17 लोग घायल होने की सूचना है। सर क्या पूरा मामला था, क्या कार्रवाई की जा रही है? थाना क्षेत्र कोतवाली अंतर्गत पाकड़पुर गांव में गांव के रहने वाले 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ है। एक अंकित पक्ष है और एक राधे श्याम पक्ष। इन लोगों में आपस में मारपीट हुई। इसमें लगभग 1 दर्जन के आसपास लोग घायल हैं। इनके द्वारा तहरीर दी गई है, प्राप्त कर ली गई है। थाना कोतवाली के द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इसमें 4 लोग जो आरोपित हैं, राधे श्याम, अभिमन्यु, सर्वदेव और प्रवीण, इनको हिरासत में लिया गया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और जो गिरफ्तार लोग हैं उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा शीघ्र ही और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। एहतियात के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है मौके पे और शांति व्यवस्था कायम है। प्रथम दृष्टया मारपीट के पीछे क्या कारण लगता है? इसमें रास्ते का विवाद बताया गया है उनके द्वारा और मौके पे जांच की जा रही है। परिचय बताइए अपना। सर मेरा नाम सुमन सिंह यादव है। मेरे पिताजी का नाम सीताराम यादव है। कहाँ के रहने वाले? सर मेरा ग्राम पाकड़पुर है, जो चोट लगी कैसे? जो भटौली ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। ठीक है सर। मैं सर इसलिए चोट लगी कि सुबह जो है मॉर्निंग में लगभग 8-9 बजे के आसपास जो हमारे विपक्षी लोग हैं 15-20 लोग, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, हथियार और रम्मा, कट्टा नहीं कर सकते उसको, रम्मा और फरसा, गड़ासा, लाठी, डंडा, फरोई, पता नहीं क्या क्या उनके पास था, कुल्हाड़ी जो भी था, लेकर के हमारे पूरे परिवार के ऊपर हमला कर दिए थे। अभिषेक यादव। कहाँ के रहने वाले? पाकड़पुर भटौली। चोट कैसे लगी है सर? चोट जमीनी विवाद चल रहा था कई दिनों से, कई सालों से। हम लोग पढ़ने निकले वाले, इसलिए हम इस मैटर में नहीं पढ़ते थे। हम लोग कई बार लोग मारना सोचे भाई, कई लोग बार हम लोग पुलिस प्रशासन के पास पहुंचे भाई, वहाँ पे कोई हम लोग को सुविधा नहीं मिली। खबर माधवगंज से है, जहां माधवगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुलाब नगर मंझर डकोली जनपद हरदोई में एक युवती ज्योति पुत्री जीत बहादुर का शव गांव के बाहर स्थित पंचायत भवन के पास कूड़ा घर के निकट मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस व उच्च अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया है। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और पुलिस द्वारा नियमानुसार पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना माधवगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 354/25 धारा 301 और साथ ही 238 BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जनपद हरदोई द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण कर 2 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की है और पुलिस को देखकर अभियुक्त ने फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई है। आपको बता दें, साक्ष्य संकलन के दौरान यह तथ्य सामने आया कि गिरफ्तार अभियुक्त फुरकान मृतका व उसके परिवार को पूर्व से जानता था तथा उसे घटना को अंजाम देने के बाद स्वीकार किया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता फुरकान पुत्र छोटे निवासी ग्राम डकोली थाना माधवगंज जनपद हरदोई है।
खबर सोनभद्र से है, जहां केनरा बैंक के असिस्टेंट मैनेजर ने होटल में फांसी लगाकर दी जान। मंगलवार को होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ निकाली गई थी डेड बॉडी। 33 वर्षीय अब्बास अहमद जैदी वाराणसी के गोविंदपुरा दाल मंडी के निवासी थे। घटना की सूचना मिलते ही सीयू नगर रणधीर मिश्रा और साथ ही फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, मामले में जुटी है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले में जुटे सभी बंधुओं की पड़ताल कर रही है। अब्बास अहमद जैदी केनरा बैंक के मकबूल आलम रोड वाराणसी स्थित मंडल कार्यालय में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात थे। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लोन को लेकर तनाव का उल्लेख किया गया है। और साथ ही अहमद अब्बास की शादी आगामी 28 दिसंबर को तय थी, जिसको लेकर वे मानसिक दबाव की स्थिति में थे। धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर दृश्यता बेहद कम हो गई, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के कारण ठंड में भी इजाफा हुआ है। सुबह सुबह निकलने वाले लोगों को कपकपाती ठंड झेलनी पड़ी है और घने कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमी नजर आई है। चालक हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर बेहद सावधानी से सफर करते दिखे हैं। प्रशासन की ओर से वाहन चालकों को सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर पीएनबी आईडीपीएल सिटी गेट के पास मंगलवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकराई। घटना में कार के परखच्चे उड़ गए और कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही ऋषिकेश कोतवाली आईडीपीएल और श्यामपुर चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची है और किसी तरह कान में फंसे मृतकों के शव पुलिस ने बाहर निकाले हैं और एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है। यह नजारा जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। मृतकों की पहचान 31 वर्षीय धीरज जायसवाल निवासी चंद्रशेखर नगर, 22 वर्षीय हरिओम पांडे निवासी हनुमान मंदिर गुमानी वाला, 23 वर्षीय करण प्रसाद निवासी विस्थापित कॉलोनी श्यामपुर और 20 वर्षीय सत्यम कुमार निवासी गुर्जर बस्ती गुमानी वाला के रूप में हुई है। कोतवाली के भट्ट ने बताया कि प्रथम जांच में पता चला है कि सड़क पार कर रहे सांड को बचाने के चक्कर में चालक से वाहन नियंत्रण खो दिया था और साथ ही वह सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे हिस्से में जा टकराई है। घने कोहरे और बदहाल सड़क व्यवस्था ने एक बार फिर बड़ा हादसा करा दिया। आपको बता दें, मल्लावा थाना क्षेत्र के नया गांव चौराहे पर बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी दुकानों में जा घुसा। हादसे में कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जबकि कुछ दुकानदार घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के समय क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे दृश्यता बेहद कम थी। और लेकिन हादसे की असली वजह सिर्फ कोहरा नहीं, बल्कि सड़क से गायब सफेद पट्टियां, लेन मार्किंग भी मानी जा रही है। चौराहे और मुख्य बाजार पर कहीं भी सड़क की दिशा बताने वाली सफेद पट्टी या रिफ्लेक्टर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसके चलते चालक को सड़क का भी अंदाजा नहीं लग सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्दी शुरू होते ही हर साल यही स्थिति बनती है और साथ ही सड़कों की सफेद पट्टियां महीनों पहले मिट चुकी थी, लेकिन संबंधित विभाग ने समय रहते उनकी मरम्मत कराने की जरूरत सही नहीं समझी। परिणाम स्वरूप कोहरे के मौसम में वाहन चालकों को दिशा का अनुमान नहीं लगाना मुश्किल हो जाता है और हादसा होता है। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय स्थिति को संभालते हुए ट्रक को हटवाया है
और साथ ही यातायात बहाल करा दिया है। पीड़ित दुकानदारों का कहना है इस दुर्घटना में उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं घायल दुकानदारों के परिजन प्रशासन से मुआवजे और सड़क सुधार की मांग कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आम जनता रोड टैक्स और टोल टैक्स नियमित रूप से अदा करती है तो फिर सड़कों की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। आखिर सर्दी से पहले सफेद पट्टियों की मरम्मत और रिफ्लेक्टर लगाने जैसी बुनियादी काम क्यों नहीं कराए जाते हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि सर्दी के मौसम से पहले मुख्य मार्गों और चौराहों पर सफेद पट्टियां दोबारा बनाई जाए तथा हादसे में प्रभावित दुकानदारों को उचित मुआवजा दिया जाए। जनता का कहना है कि समय रहते सड़क सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं तो यह हादसा टल सकता था। मिर्जापुर जिले के राजदीप महाविद्यालय कैलहट में 28वां स्थापना दिवस सम्मान समारोह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। आपको बता दें कार्यक्रम में पहले मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आभा सिंह रही तथा कार्यक्रम में शामिल बाबू सिंह अपर जनपद न्यायाधीश रहे। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री पिछड़ा मोर्चा संजय भाई पटेल रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहां मौजूद अतिथियों द्वारा छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। जो खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजदीप महाविद्यालय के प्रबंधन इंजीनियर राज बहादुर सिंह द्वारा आए अतिथियों का स्वागत भाषण द्वारा आभार प्रकट किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गायत्री ने के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। विद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर राज बहादुर सिंह ने कहा कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं बल्कि शिक्षा ज्ञान प्राप्त के लिए और हर जगह शिक्षा ही काम आती है। इसीलिए आप लोग मेहनत करके पढ़ाई करें, शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। अपने इस विद्यालय की स्थापना 1998 में हुआ था और तब से लगातार 16 दिसंबर को जिस बच्चे के नाम से राजदीप के नाम से इस विद्यालय की स्थापना हुई उसके जन्म तिथि को ही हम लोग स्थापना के दिवस के रूप में मनाते हैं। स्थापना दिवस मनाने का उद्देश्य है एक सिंहावलोकन है। शुरू से अब तक हमने क्या किया, आगे हमारी क्या योजना है, ये हमको एक प्रेरणा मिलती है। और फिर समाज में इसी तरीके से जब लोग आते हैं उनके विचारों का आदान प्रदान होता है तो उच्च शिक्षा के लिए जो कुछ हम लोग कर सकते हैं इस क्षेत्र के लिए उसके प्रयास में एक पहल होता है। आप जिस तरह से विद्यालय खोले हैं, शिक्षा का अलग जगह है, क्या संदेश देंगे? संदेश यह है कि आज बच्चों को लग रहा है कि नौकरी नौकरी नौकरी। शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं है, शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। और ज्ञान प्राप्त का जो अर्थ है वह ये है कि जीवन के कठिन स्थितियों में लड़के हों लड़की हों आप विचलित न हो, आप धैर्य बनाए रखें, यही ज्ञान का महत्व है। पर क्या कहेंगे? आज राजदीप महिला पीजी कॉलेज का स्थापना दिवस था और इस विद्यालय की स्थापना हुए कई वर्षों हो गए और इंजीनियर साहब के लड़के के नाम पे ये विद्यालय रखा गया है। गांव के इस क्षेत्र के कई गांवों से लोगों का बड़ा सहयोग रहा जिससे इस विद्यालय की स्थापना हुई ताकि इस विद्यालय के अगल बगल के कई गाँवों से जो बेटियाँ थीं वो शिक्षा ग्रहण करें और अपने अपने क्षेत्र में अपना योगदान दें। क्या संदेश देंगे? ये बड़ा ही बेहतर है। इससे काफ़ी कुछ अपने क्षेत्र को जानने को मिलता है। यहाँ पे काफ़ी कार्यक्रम होते रहते हैं सामाजिक क्षेत्र में और जिससे ये लगता है कि नहीं समाज में लोगों को अपना बहुमूल्य योगदान जो भी हो सके वो देना चाहिए जिससे समाज का काफी विकास हो सके। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के तंबौर क्षेत्र की रहने वाली गुलफशा की शादी बीते 11 अक्टूबर 2025 को सकरन थाना क्षेत्र के सुकेठा गांव निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी के महज 2 माह बाद ही गुलफशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल वाले गुलफशा के साथ छोटी छोटी बातों पर मारपीट और उत्पीड़न करते थे और साथ ही सोमवार दोपहर गुलफशा ने अपने मायके पर फोन करके बताया कि पति और ससुराल पक्ष बेरहमी से उसकी
पिटाई कर रहे हैं, जल्द ना पहुंचने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सूचना मिलते ही मायके वाली बेटी के ससुराल के लिए रवाना हो गए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही गुलफशा की मौत हो चुकी थी। आरोप है कि घटना के बाद ससुराल पक्ष शव को छोड़कर मौके से फरार हो गया। मायके वालों ने पुलिस को सूचना देते हुए ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद मिराज खान है। क्या हुआ है, कौन खत्म हुआ है? हमारी साली खत्म हुई है। क्या हुआ है? उसके साथ में उसके ज़बरदस्ती उसको रोज़ मारते थे दारू पी के, और उसके घर वालों ने मिलकर उसको कल 3 बजे दोपहर में उसका मर्डर किया है। ससुराल में? ससुराल में दिखा रहे हैं फांसी में, और फांसी में लड़की मिली नहीं है, लटकी हुई। और हम लोगों के पास लड़की ने मतलब उसको मरने से पहले उसने फ़ोन किया था कि जो है हमको ये लोग मार डालेंगे, हमको बचा लो आके। तो हम लोग जब तक लखनऊ से निकले, वहाँ पे पहुँचने में रास्ते ही में फ़ोन आ गया कि वो मर चुकी है। जो प्रधान प्रतिनिधि हैं जो बचा रहे हैं, और प्रधान लोग उसको बचाने का पूरा हाथ लगा रहे हैं। लड़के को, लड़का फरार है, माँ बाप भी फरार थे, उनको कल रात में मौजूद किया गया है। लड़के को, माँ बाप को, और लड़का फरार है अभी तक। शादी कितना समय हुआ है? 2 महीने। 2 महीने हुआ है। 2 महीने हुए। कब हुई थी शादी? अक्टूबर में 11 तारीख को। तो आपके यहाँ की लड़की ने कभी बताया कि किस लिए परेशान करते हैं, क्यों मारते हैं? दारू पी के उसको मारते थे, कभी खाने के पीछे मारते थे, कभी जो है दारू पी के आके मारते थे उसको फालतू में। मायका कहाँ है लड़की का? मायका अज्जेपुर है। थाना तंबौर जी। और शादी कहाँ हुई है? शादी सुकेठा में हुई है। तो मौत भी वहीं सुकेठा में घर में पाई गई लड़की। थाना सकरन। हाँ, उसको फांसी लगाई गई है, मगर वो फांसी पे मिली नहीं है। उसको चारपाई पे लिटा दी, खुद ही ने सबूत लिटा दिया। आपका आरोप है कि हत्या की गई है? हत्या की गई है। क्या नाम था लड़की का? गुलफशा। पुलिस से शिकायत की है? पुलिस से सीएम हेल्पलाइन में हमने कॉल की थी। उन लोगों ने ना डॉक्टर को बुलाया, ना ही पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, खुद ही से सारे सब काम कर लिया और गायब हो गए, फरार हो गए। ना हम लोग को इन्फॉर्म किया उन्होंने। लखनऊ की विधानसभा बीकेटी के रामलीला मैदान में पूर्व केंद्रीय मंत्री आपको बता दें कौशल किशोर द्वारा जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागों के अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। चौपाल में सैकड़ों की संख्या में किसान, महिलाएं, स्थानीय निवासी सहित व्यापारी पहुंचे, जिनके द्वारा क्षेत्र में आने वाली समस्या जैसे कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, बिजली और साथ ही जाम पेंशन, और साथ ही वहां आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड से लेकर पुलिस विभाग से संबंधित कई शिकायतों के निस्तारण होने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं मौके पर भाजपा नेता दीपक शुक्ला, तिरंगा महाराज ने बहादुरपुर, सुल्तानपुर, अकड़िया कला के किसानों के लिए किए गए जमीनों के पट्टों के निरस्त करने और साथ ही गायब पत्रावली और नीलांच वाटर पार्क द्वारा गोमती नदी की धार मोड़ कर दीवार बनाने और सरकारी जमीन को भी शिकायत की। वहीं नगर पंचायत बीकेटी में सपा के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के बीच टकराव का भी मुद्दा चौपाल में उठा। जन चौपाल में बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। खबर सोनभद्र से है, जहां थाना रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र अंतर्गत होटल के कमरे में एक व्यक्ति केनरा बैंक वाराणसी के रीजनल ऑफिसर द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रणधीर मिश्रा ने जानकारी दी। होटल सवेरा के मैनेजर द्वारा रात्रि 10 बजे एक सूचना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पे दी गई थी। उनके होटल में रुके हुए अय्यर अब्बास जैदी, जो बनारस में केनरा बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हैं, अपने कार्य से आए हुए थे, अंदर से कमरा नहीं खोल रहे हैं। इस सूचना पे
अन्य बैंक कर्मियों को साथ लेकर दरवाजे को तोड़ा गया तो यह पाया गया कि उन्होंने पंखे से लटक करके आत्महत्या कर लिया है। उनके 100 को पीएम हेतु रवाना कर दिया गया है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सामान्य है। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ रखा है, जिससे हर बिंदुओं पे गहराई से जांच की जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी ढालवाला में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता होने जा रही है। इस प्रतियोगिता की तारीख जल्दी तय होगी। फिलहाल प्रतियोगिता की रूपरेखा बैठक कर तय कर ली गई है। प्रतियोगिता में मिस्टर उत्तराखंड का खिताब जीतने वालों को 21,000 और मिस्टर टिहरी को 11,000 और मिस्टर मुनिकीरेती को 5100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। बता दें कि बॉडी बिल्डिंग ढालवाला एसोसिएशन की बैठक कैलाश गेट स्थित एक होटल में हुई, जिसमें जनवरी महीने में होने वाली बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को लेकर संगठन के सदस्यों ने चर्चा की। मौके पर संगठन में नए पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है। संगठन के अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि स्टेट स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता 20 से 25 जनवरी के बीच की जाएगी। निर्धारित तारीख का भी जल्द खुलासा किया जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल करेंगे। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है। मैं बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ढालवाला मुनिर तपोवन का मैं अध्यक्ष हूं। और चूंकि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है हमारा प्रतियोगिता कराने का विचार है और कराते भी हैं हम। चूंकि बैठक में सभी पदाधिकारी और संरक्षक हमारे मौजूद हैं। कुछ नए पदाधिकारी बनाए गए, कुछ नए संरक्षक भी जोड़े गए हैं और हर वर्ष हम जनवरी में ये प्रतियोगिता कराते आ रहे हैं। लगभग तीसरा साल बीत चुका है और ये चौथे वर्ष की भांति 20 और 25 जनवरी में प्रतियोगिता होगी। ये स्टेट स्तरीय प्रतियोगिता होगी, जिसके अंदर जो है 21,000 रुपए हमने मिस्टर उत्तराखंड, 11,000 रुपए मिस्टर टिहरी और 5100 रुपए मुनिकीरेती ऋषिकेश को भी जोड़ा गया है। और ये प्रतियोगिता कैटेगरी के हिसाब से होगी। 50 प्लस से लेके 85-90 तक ये कैटेगरी जाएगी। और हमारा विचार ये भी है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हम बॉडी बिल्डिंग के साथ आर्म रेसलिंग का भी कराते हैं, उसमें भी 50+ कैटेगरी से स्टार्ट होगी और 90 तक जाएगी। और ओपन कैटेगरी करने का भी विचार है हमारा। सितारगंज में उस वक्त हंगामा हो गया जब प्रसव पीड़ा के दौरान महिला की मौत हो गई। देखते ही देखते महिला के परिजन और ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में अस्पताल पहुंच गए और महिला के शव को अस्पताल के गेट पर रखकर रोते बिलखते हुए डॉक्टर जेबा मलिक और अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया, कार्रवाई की मांग करने लगे। और उधर महिला की मौत के बाद डॉक्टर जेबा मलिक नदारत हो चुकी थी। यह पूरा मामला सितारगंज के अमरिया रोड केयर अस्पताल का है। कल्याणपुर क्षेत्र की 25 वर्षीय आपको बता दें उर्मिला देवी प्रसव पीड़ा के दौरान केयर अस्पताल पहुंची थी। परिजनों का आरोप है कि उप जिला चिकित्सालय में कार्यरत जेबा मलिक की लापरवाही से उर्मिला देवी की मौत हुई है। परिजनों द्वारा ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता गया और साथ ही तभी एक डॉक्टर की भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया और घसीटकर रोड पर लाने लगे। लेकिन तत्काल कोतवाल सुंदरम शर्मा की तत्परता और सूझबूझ से डॉक्टर को आक्रोशित भीड़ से छुड़वाया गया। डॉक्टर के साथ आक्रोशित भीड़ किसी भी घटना को अंजाम दे सकती थी। पूरे दिन अस्पताल के बाहर हंगामा होता रहा। भीड़ को देख बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रही। पीड़ित पक्ष की महिलाओं का आरोप है कि सरकारी अस्पताल की डॉक्टर जेबा मलिक की लापरवाही के कारण उर्मिला देवी की मौत हुई है। महिलाओं को कहा इसे लेकर सरकारी अस्पताल से भी बाहर निकाल जाए। और डॉक्टर जेबा मलिक जिला उप चिकित्सालय से 6 माह की छुट्टी पर हैं। उसके बाद भी सरकारी डॉक्टर जेबा मलिक ने प्राइवेट केयर अस्पताल में जाकर उर्मिला देवी का डिलीवरी का केस दिया, जिसमें उर्मिला देवी की मौत हो गई। जान हमारी जैसे महिलाओं के जान गया उसका नौकरी तो उसे दर्द करना है, नौकरी छोड़ना है उसे। जाने का अस्पताल में आग लगेगा, अस्पताल में आग लगेगा तो नौकरी छोड़ेगा, तभी तो उसको पता चलेगा। उनका में वो ड्यूटी करती है और वो 6 महीने के लिए छुट्टी पे है और वो अपने घर पे भी अस्पताल खोल रखी है और इधर भी और छुट्टी पे है। और प्राइवेट अस्पताल में वो मरीजों को बुला करके और वो ऑपरेशन करती है।
जेवा मालिक ये हाँ वही जिसका हॉस्पिटल बुक करी है, हमें नहीं मालूम है, बाकी लेडीज ने करी उसका ऑपरेशन, मालिक ने उसका नाम है डॉक्टर का। दर्द करना है, नौकरी छोड़ना है उसे, जाने का अस्पताल में आग लगेगा, अस्पताल में आग लगेगा या तो नौकरी छोड़ेगा, तभी तो उसका। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।